Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So students, बीच में थोड़ा गैप आ गया था वीडियो में, मैं वीडियो नहीं बना पाई थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम की वजह से. सो आज मैं प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर आई हूँ. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पद्धतियों का एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है. यानी कि ये बोल रहे हैं खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके मूल्यांकन में कौन कौन से जो पद्धतियां हैं वो यूज़ की जाती हैं, उपयोग में की जाती हैं. सो आपके इसके अंदर आ जाता है, एक तो आपकी की जाती है CCP, ठीक है, और दूसरी आपके इसमें की जाती है MBO. ये दो पद्धतियाँ यूज़ की जाती हैं. मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 1 और 4th, ठीक है. CCP पद्धति और आपके MBO पद्धति, ये दो पद्धतियाँ आपके यूज़ की जाती हैं मूल्यांकन में जो कर्मचारी खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में काम करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं. जब किसी भी वस्त्र पर चिकनाई लग जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है उस धब्बे को हटाने के लिए यूज़ की जाती हैं. सो आपके इसमें किया जाता है, एक तो फर्स्ट आ रहा है फुलर अर्थ, ठीक है, और आपके सेकंड में आ रहा है विनेगर मीन्स की सिरका. आपके फर्स्ट और फोर्थ ये दो जो चीज़ें हैं, फुलर अर्थ और विनेगर, ये दो चीज़ें जो हैं वो चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए यूज़ की जाती हैं. सो आपके फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए, ठीक है. निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का जो सेवन है, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन आपके सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए. सो सीलियक रोग में जो जिन चीज़ों का नहीं करना चाहिए वो आपके आता है सूजी उपमा, पिज़्ज़ा और आपके आ जाता है माल्टेड पेय पदार्थ. इन तीन चीज़ों का सीलियक रोग में यूज़ नहीं करना चाहिए. सो आपके इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट. आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन जो है आपके सीलियक रोग में इसका यूज़ नहीं करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल है. कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं जब किसी को निर्देश दिया जाता है. सो आपके इसके अंदर आ जाता है निर्देश देना, ठीक है, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना, ठीक है, और आपके आ जाता है समीक्षा करना. ये आपके चार चीज़ें जो है, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और समीक्षा करना, ये चार चीज़ें आपके उन गतिविधियों में आती हैं जब किसी को निर्देश दिया जाता है, ठीक है. सो आपके बी, सी, डी और ई, ये आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबले हुए अंडे में हरी रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं. जब अंडा उबला हुआ होता है तब उसके अंदर एक हरी रिंग बन जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो उसके अंदर का येलो वाला पार्ट होता है उसके अंदर हरी रिंग बन जाती है. सो उसके लिए कौन कौन सी जो पोषक तत्व हैं वो उत्तरदायी होते हैं. सो आपके उसके अंदर होता है एक तो आयरन और दूसरा आपके इसके अंदर आ जाता है सल्फर. ये दो जो चीज़ें हैं ये उबले हुए अंडे में हरी रिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं. सो फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में आता है. कैफेटेरिया में खाने को अगर गर्म रखना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण उपयोग में आ जाता है, रिकॉर्ड,
फूड ट्रॉली, स्मॉर्गेशॉर्ट या फिर बेन मेरी। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। बेन मेरी जो है वो कैफेटेरिया में पके हुए खाने को गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, बेन मेरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों में सैम जिसको बोलते हैं सैम नैदानिक आधार निम्नलिखित है। ठीक है, सैम का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। सो ये इसमें हमें देखना है कि 5 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें सैम का नैदानिक आधार जो है किन चीज़ों को ध्यान में रख कर किया जाता है। सो वो आपके किया जाता है, फर्स्ट एक तो आता है ऊंचाई के लिए वजन 3 SD। ठीक है, और दूसरा आ जाता है मध्य ऊपरी बाजू की परिधि जो होती है 115 मिमी से कम। ठीक है, 115 मिमी से कम। सो आपके इसमें पहला और ए और सी दोनों राइट है। सो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बी में आ रहा है ए और सी। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक छुपी आय। ठीक है, पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान कीजिए। पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान करनी है। सो इसमें हमें दिए गए हैं पहलू। इसमें देखिए फर्स्ट आ जाता है सामुदायिक सुविधाएं। जो पारिवारिक छुपी हुई हिडन जो इनकम होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट आता है सामुदायिक सुविधाएं, वो भी एक हिडन इनकम है जिसको कि हम यूज़ करते हैं, सामुदायिक सुविधाएं। सेकंड आता है सौदा से होने वाली उपभोक्ता बचत। ठीक है, जब कहीं पर सौदा करते हैं, मोल भाव करते हैं तो वहाँ पर जो बचत होती है। ठीक है, और फोर्थ आ जाता है कार्यस्थल से प्राप्त जो फायदे होते हैं, मीन्स कि जहाँ पर जो कार्य करते हैं हम, ठीक है, वहाँ से जो भी बेनिफिट जो हमें मिलते हैं वो आपके पारिवारिक छुपी हुई आय होती है, मीन्स हिडन इनकम होती है। सो वन आपके इसमें था फर्स्ट, सेकंड और आपके फोर्थ। ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार कौन से हैं। उपभोक्ता को जो 4 मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट आता है सुरक्षा का अधिकार, फिर आ जाता है आपके सूचना का अधिकार, फिर आ जाता है आपके इसमें विकल्प का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। ये 4 जो अधिकार हैं ये उपभोक्ता को मिले हुए उपलब्ध मूलभूत आधारों में आ जाते हैं, अधिकार में आ जाते हैं। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं। हमें अच्छे नेता के गुण देखने हैं। अच्छा नेता कौन होता है। सो इसमें चलिए देखते हैं। आपके अच्छे नेता में नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं। नहीं, ये बात नहीं है सही, क्योंकि अच्छे नेता में गुण जन्म से नहीं होते। दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। एक अच्छा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है अपनी बातों से। दायित्वों को प्रत्याजित करने में समर्थ होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने में वो समर्थ होते हैं। ये भी एक अच्छे नेता के गुण है। स्वभाव से स्वेच्छाचारी होते हैं। स्वभाव से स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि जो अच्छा नेता होता है वो अपनी मर्जी किसी पर नहीं थोपता। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो उसकी इच्छा होगी वो वही करेगा। आपके उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक अच्छे नेता जो होता है उसको सबकी बात सुननी पड़ती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। आपके इसके अंदर आ जाता है बी और सी जो है, ये 2 गुण अच्छे नेता के हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी इज राइट। ठीक है, बी और सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तालमेल में प्रकाशित होने वाले रंगों को हमें इसमें चुनना है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अंदर। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो आपके आ जाता है, एक तो नीला, सेकंड में आ जाता है लाल और नारंगी, और फोर्थ आ जाता है आपके पीला और नारंगी। ये जो 3 ऐसे कलर हैं जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर में तालमेल को प्रकाशित करते हैं। आपके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपको हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानसिक प्रयास वाली गतिविधियों का चयन कीजिए। हमें ऐसी गतिविधियों का चयन करना है जो कि मानसिक एफर्ट से होती हैं, जो मानसिक रूप से की जाती हैं। ठीक है, सो आपके मानसिक रूप से की जाने वाली गतिविधियों में आ जाता है आपके निर्णय लेना, ओके सॉरी, आपके आ जाता है इसमें तर्कना, निर्णय लेना और आपके सोचना। ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं। देखिए, तर्क करना, सोचना और निर्णय लेना, ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो पहुंचना और देखना ये कोई मानसिक क्रियाएं नहीं है। सो ये आपके तीन जो है मानसिक क्रियाएं हैं, इसमें सेकंड, फोर्थ और आपके फिफ्थ। ठीक है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम कौन से हैं? सो हमें देखना है जो अरस्तु ने संप्रेषण मॉडल दिया है उसमें प्रभावी भाषण में कौन कौन से 3 आयाम दिए हैं। आपके फर्स्ट में आ रहा है लोकाचार संभूति मेथोस, बी लोकाचार शब्द करुणता, सी संभूति अव्यवस्था करुणता और आपके डी आ रहा है शब्द लोकाचार लायोज। सो आपके अरस्तु के जो संप्रेषण मॉडल है उसके अंदर प्रभावी भाषण में आ जाता है लोकाचार, शब्द और करुणता। मीन्स के ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, विकास में स्त्रियों की सहभागिता को समझने के उपागम निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। विकास में स्त्रियों की सहभागिता को अगर समझना है तो उसके जो चरण हैं उनको निम्नलिखित तरीके से, मतलब कौन से चरण हैं, कौन से आपके उसमें स्टेप्स आते हैं। सो आपके इसमें आ जाता है कल्याण, विकास में स्त्रियां, लिंग और विकास। फिर आ जाता है आपके इसमें कल्याण, लिंग और विकास, फिर विकास में स्त्रियां, विकास में स्त्रियां, कल्याण, लिंग और विकास, और आपके इसमें आ जाता है लिंग और विकास में स्त्रियां और कल्याण। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिकॉज कल्याण, फिर विकास में स्त्रियां और फिर लिंग और विकास, ये जो है आपके विकास में स्त्रियों की सहभागिता को समझने के उपागम हैं, उनके ये चरण हैं, इन चरणों से होकर गुजरा जाता है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध उबालने का पार बॉइलिंग का मुख्य कारण क्या है? मीन्स कि आधा उबालने का। ठीक है, आधा उबालने, किसी भी चीज़ को अगर हाफ बॉईल करते हैं, पार बॉइलिंग करते हैं, सो उसके पीछे क्या रीज़न क्या होता है, मुख्य कॉज क्या है आपका? उसमें चावल को सफ़ेद करना, पकाने के समय में वृद्धि लाना, पौष्टिक तत्वों को बचाना, आपके जिलेटिनाइजेशन में सहायक होना। सो अगर आधा उबालते हैं तो इट मीन्स पौष्टिक तत्वों को बचाना खाद्य पदार्थ में, इसलिए पार बॉइलिंग किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जैसे भी मेरा टाइम सेट होता है मैं उस तरीके से वीडियो बना देती हूँ। आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँ। सो मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये वीडियोस, प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।